चुनावों का माहौल जब गर्म होता है तो नेताओं का स्वभाव थोड़ा नर्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो सत्य की विजय की स्पेशल सीरीज जीतेगा गुजरात में। चुनावों का माहौल है। चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व है और लोकतंत्र में जनता की जीत होती है। इसलिए पार्टी कोई भी जीते, कोई सरकार बनाए, कोई हार जाए, बदलाव होगा नहीं होगा, राज कायम रहेगा, लेकिन जीतेगी जनता और जनता जीतेगी तो जीतेगा गुजरात। जनता की नब्ज को समझने के लिए हम लोग आ गए हैं मोरबी में, दिल्ली से 1116 किलोमीटर दूर। जनता की नब्ज को समझने के लिए मेरे पीछे है यहाँ पर नेहरू टावर, जिसे टावर चौक कहा जाता है। उस पर एक ज़माने में बहुत रंग बिरंगी लाइट जला करती थी, लेकिन झूलते ब्रिज की दुर्घटना के बाद उस लाइट को बंद कर दिया गया है। जनता की नब्ज को समझने के लिए मोरबी में है। मोरबी है टाइल्स और सेरेमिक का हब। इसमें किस तरह से माहौल चल रहा है, मोरबी की पूरी घटना पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं सीधे अभी दिल्ली से राजकोट लैंड करके मोरबी पहुंचा हूं, तो मोरबी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम कल। लेकिन आज बात कर रहे हैं गुजरात के चुनावों की। गुजरात में लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपना जोर लगाए रही हैं, दम लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी, कल यहाँ पर आए हुए थे। अरविंद केजरीवाल लगातार लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी फौज है वो भी यहाँ पर है। ये पूरा क्षेत्र, खासतौर से जब पहले चरण का चुनाव होगा, उसमें आदिवासी क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात है और सौराष्ट्र है। इस पर चर्चा आगे से करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा ये सुन लेते हैं, क्योंकि आदिवासियों की बात हो तो आदिवासियों को लेकर निशाना कैसे बनाया जाता है ये देखिए। आप विचार करो, 75 वर्ष થઈ ગયા આ દેશમાં ઢગલાબંધ રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા, પણ કોંગ્રેસના લોકોને ક્યારે કોઈ આદિવાસીને રાષ્ટ્રપતિ બનાવવાનો વિચાર ના આવ્યો ભાઈઓ। આ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે જેણે પહેલી વાર દેશમાં આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ અને એમાં પણ મહિલા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ બનાવીને દુનિયાની અંદર એક સંદેશ આપ્યો છે। હવે તમે મને કહો ભાઈ, અત્યારે મેં જોયું છે એક ભાઈ પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે। હવે પદ માટે કોઈ યાત્રા કરે એમાં કઈ વાંધો નહીં, લોકશાહીમાં હોય, પણ કેવું ભાષણ કરે છે તમે જુઓ। આદિવાસીઓની વાત કરે, હું જરા આ પદ માટે ફાંફા મારતા લોકોને પૂછવા માંગુ છું કે જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક આદિવાસી બહેનને રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનાયા તો એમને ટેકો આપવામાં તમારા પેટમાં શું દુખતું હતું ભાઈ? આપણા રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર આદિવાસી બહેનની સામે એમણે ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો, એમને હરાવવા માટે આકાશ પાતાળ એક કર્યો, પણ અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોના આશીર્વાદ હતા कि हमारी एक आदिवासी बहन देशनी पहली राष्ट्रपति बनी। आपने सुना, प्रधानमंत्री जी को सुना। प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के बहाने से राष्ट्रपति को लेकर जो कांग्रेस ने भूमिका निभाई थी उस पर चर्चा कर रहे थे, उस पर कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। आज दिन भर गुजरात में अलग अलग जगहों पर चुनावी माहौल गर्माता रहा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की। और गुजरात का चुनाव सिर्फ गुजरात से थोड़ी लड़ा जाता है साहब, असम से भी हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक है ना। देखते हैं आज दिन भर क्या माहौल रहा और फिर उसके बाद समझेंगे गुजरात को मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव के पहले फेज के लिए प्रचार का दौर जोर शोर से जारी है। एक ओर जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी 7वीं बार सत्ता रिपीट करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लड़ाई में उतर गई है। वहीं अब तक बेहद शांत तरीके से प्रचार कर रही कांग्रेस अब राहुल गांधी के आगमन के साथ आक्रामक हो गई है। हर किसी के अपने दावे और वादे हैं।
जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। गुजरात की बात आते ही नरेंद्र मोदी का नाम आ जाता है। इस बार भी बीजेपी की बागडोर इस करिश्माई चेहरे के पास है और नरेंद्र मोदी दिन रात प्रचार कर जनता को साधने में लगे हुए हैं। उनके चुनावी कैंपेन का मुख्य नारा है डबल इंजन की सरकार। ગુજરાતના અમૃતકાળનો આ અમૃતકાળની વિકાસ યાત્રાની શરૂઆત છે ભાઈઓ, અને એટલે જ ચારે તરફ એક જ વાત સાંભળવા મળે છે, એક જ નારો સાંભળવા મળે છે, એક જ શંખનાદ સાંભળવા મળે છે। એક ગુજરાતી કહે છે, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। वहीं अरविंद केजरीवाल डबल इंजन की बजाय नए इंजन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में भारी बहुमत मिलने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज आपके मुखिया बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। मैं बस 5 साल आप लोगों से मांग रहा हूं, अगर मैं काम ना करूं अगली बार शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा आप लोगों के सामने। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। दोनों इंजन बेकार हो गए, दोनों इंजन को जंग लग गया। दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, मार्केट में नया इंजन आ गया, नया इंजन लीजिए इस बार। अगर बात राहुल गांधी की करें तो वो भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रचार करने आए हैं और उनके निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। और तो और राहुल ने वनवासी बनाम आदिवासी की बहस भी शुरू कर दी है। एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? एक और राहुल अपनी छवि को सुधारने में लगे हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता पीएम मोदी को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, जिसको बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા નથી કરતા। એક કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ મોદીને એની औकात બતાવી દઈશું। औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जुओ भाइयों, अहंकार जुओ, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું, મારી કોઈ औकात નથી બાપા। તમે वैसे बयान वीरों में सिर्फ मिस्त्री ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा कभी राहुल गांधी की दाढ़ी और लुक की सद्दाम हुसैन से तुलना करते दिखते हैं, तो कभी आफताब श्रद्धा मामले को लाकर लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका सेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको सेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का सेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा सेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। गुजरात में कांग्रेस के चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर हमला किया है। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को डर है कि राज्य से उनका सफाया हो जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरते हुए तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि गुजरात की जनता फिर से बीजेपी सरकार मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से चुनाव जीतते हैं यूपी का, दूसरे दिन से आने लग गए वीकली, अमित शाह जी आने लग गए। इसका मतलब उनको लगता है सफाया हो रहा है कहीं बीजेपी का। हर वीकली आना प्रधानमंत्री का क्या मायने रखता? आने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा होता है,
और गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनका नाम ही बहुत बड़ा है। वो आके क्यों बार बार यहाँ पर लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जरूरत है? तो ये बताता है कि उनकी हालत बहुत ही कमजोर है। सब आभारी हैं आपके। आपने बार बार मोदी जी को यहां मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मोदी की इतनी लोकप्रियता हुई और देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व उत्तर प्रदेश को वैसे ही मिल रहा है जैसे गुजरात को मिल रहा है। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। गुजरात चुनाव अब पूरे शबाब पर पहुंचता दिख रहा है और आने वाले दिनों में आपसी हमले और तेज होने के आसार हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्य फैसला जनता का रहेगा, जो कि 8 दिसंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, या डबल इंजन अब खराब हो गए, कोयले से चलने वाले इंजन, और अब बाजार में नया इंजन आ गया है। इस सब का हिसाब तो जनता 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को वोट डालकर कर देगी। एक बड़ी खबर आपको मोरबी से बताता हूं कि मोरबी की सेशन कोर्ट ने उन 8 आरोपियों की जमानत को आज खारिज कर दिया है जो झूलते ब्रिज के मसले में आरोपी बनाए गए थे। आपको याद होगा कि 30 अक्टूबर को जो दुर्घटना हुई थी झूलते ब्रिज की, जिसमें 135 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, उनमें 8 आरोपियों को बनाया गया था। वैसे यहाँ पर एक बात खास है कि उन आरोपियों में जो उस कंपनी के मालिक हैं या प्रबंधन के लोग हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। मोरबी के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन इस पूरी घटना पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हम दिन भर मोरबी का हाल समझेंगे। आज बात कर रहे हैं गुजरात के उस पहले चरण के चुनाव की, जहां पर 89 सीट्स हैं सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल जाला, जो गुजरात की एक एक सीट का हिसाब जानते हैं, और जगदीश मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो राजकोट से जुड़ रहे हैं, पूरा सौराष्ट्र का एक्सरे करके आपको बता सकते हैं, और नरेश वरिया साहब दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े शहर, वैसे गुजरात का सबसे बड़े शहरों में से एक है डायमंड सिटी, सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, जगदीश साहब आपका भी और नरेश वरिया साहब का भी। मेहुल, क्या लग रहा है आपको, जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, हम मोरबी में खड़े हैं, मोरबी का कितना असर गुजरात पर पड़ेगा? और गुजरात में ये जो डबल इंजन है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं वो अब खराब होने लगा है, नए इंजन की जरूरत। देखिए, केजरीवाल जी जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली का मॉडल गुजरात में लागू करने की कवायद में पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पर गुजरात के कोने कोने पर वो चुनावी जनसभा या तिरंगा यात्रा के नाम से रैलियाँ कर रहे हैं, और मतदाताओं को अपनी पार्टी की ओर खींचने की भरपूर कोशिश में है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो यूँ कहे कि पिछले 15-20 दिन के पहले ही जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग शुरू की है, उसको देखते हुए खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को काफ़ी रसप्रद और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं सर कि किसी प्रकार से मतदाता का मन अभी तक कोई जो उनकी नब्ज है, कोई पार्टियां टटोल नहीं पा रही है। हम मोरबी में खड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि न केवल मोरबी बल्कि सौराष्ट्र का ज़्यादातर हिस्सा जो है पाटीदार बहुल इलाका है। इसके साथ साथ कोली समुदाय का भी यहाँ काफ़ी बड़ा प्रभुत्व है और महत्व भी है। शायद यही वजह है कि पुरुषोत्तम सोलंकी और हीरा सोलंकी को 2002 के बाद से उनकी टिकट नहीं कट सकी है। ये कोली समुदाय का प्रभाव है। इससे पहले कुंवर जी बावलिया को केंद्रीय मंत्री पद देकर राज्य में मंत्री पद कैबिनेट। मेहुल, एक बात समझना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात में, मतलब उनके बिना गुजरात को नहीं समझा जा सकता। हिंदुत्व की जो एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी है, उसे भी गुजरात कहा जाता है, और गुजरात के मॉडल से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए और 8 साल से वो अपना परचम लहरा रहे। दूसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव बड़े बहुमत से जीता है। तो एक तो गुजरात मॉडल है जिसके सहारे से, जिसके नाम से वो देश भर में अपना राज कायम कर चुके हैं। आज 12 राज्यों में गुजरात की तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी तरफ है दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का, तो दिल्ली मॉडल के बहाने वो पंजाब में चुनाव जीते और अब गुजरात में भी उसी को लेकर जो है हुंकार भर रहे। तो आपको लगता है कि गुजरात मॉडल भारी पड़ेगा या दिल्ली मॉडल? देखिए, मॉडल किस पर किस तरह से भारी पड़ेगा ये कहना अभी इसलिए कठिन है क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो सकता है
कि दूसरे चरण के चुनाव के वोटिंग को प्रभावित कर सके। पिछली बार भी यही हुआ था। सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का यूं कहे कि सुपड़ा साफ हो गया था जब विजय रूपाणी की जीत के दिन, नतीजों के दिन विजय रूपाणी हमसे मुखातिब हुए पत्रकारों से, तब सीधा सवाल हमने पूछा था कि रूपाणी जी, सौराष्ट्र में तो सुपड़ा साफ हो गया, तो केवल मन मन मुस्कुराते रहे, पर शायद यही वजह है कि जितनी जोर आजमाइश अब की बार सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शायद इससे पहले कभी नहीं की है। मैं आपको बताऊं कि पिछले बार 2017 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन था, जिनकी अगुवाई हार्दिक पटेल कर रहे थे। कई बड़े पैमाने पर पाटीदार मेहुल, जगदीश मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौराष्ट्र पर समझने के लिए। राजकोट मोरबी से 70 किलोमीटर दूर है, हम राजकोट से ही सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। और सौराष्ट्र जो है गुजरात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासतौर से 2017 के चुनावों को देखा जाए तो आदिवासियों का, पाटीदारों का, कोली समाज का, जिसका जिक्र मेहुल कर रहे थे, वो सारे थे। और पिछले चुनाव में उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया था। जगदीश मेहता साहब, मैं सौराष्ट्र को समझना चाहता हूं कि पाटीदार भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख वोटर रहा है, एक बड़ा साझेदार रहा है। 2017 में इस तरह से वो नाराज हो गए कि पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, मेहुल कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है? नाराजगी कम हुई है? हार्दिक पटेल साहब तो आ गए हैं साथ में। बहुत सारी नाराजगी दूर हो गई है, आप समझ लीजिए। 2070 की कंपेयर में बहुत सा बदलाव आ गया है, क्योंकि जो सामने थे वो साथ में आ गए हैं। यानी पाटीदार अनामत आंदोलन के जो लड़वैये थे, हार्दिक पटेल हो, ये सभी लोग उनके साथ में आ गए हैं। और दूसरा कि जिनका पूरा पाटीदार समुदाय इज्जत करता है, या तो जो कहे वो करता है, वैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जिसका नाम है नरेश भाई पटेल, ये यहाँ राजकोट के एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थानक है पाटीदारों का, खोडल धाम, उनके प्रणेता है। तो नरेश भाई पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी टिकटें मांगी, जिसके लिए भी मांगी, उनको दिया गया। यानी 2017 में जो स्थिति थी वो 2022 में नहीं है। फिर भी मैं आपको, आपने जो क्वेश्चन किया, तो मैं आपको पूरा थोड़ा ओवरऑल चित्र बता देता हूँ। सौराष्ट्र और कच्छ, ये दो इलाका जो है, यहां से ही गांधीनगर का रास्ता निकलता है। यानी जिसको सत्ता पर आना है वो सौराष्ट्र की 48 बैठक है, यहाँ की सीट जो है उनका नंबर है 48 टोटल, ग्रांड टोटल, और 6 जो है वो कच्छ की है। दोनों को मिलाकर 56 जो होती है, उनके ऊपर जिनका ज्यादा प्रभुत्व रहेगा वो गांधीनगर की सत्ता जो हो आसानी से पा सकता है। तो पिछली बार यह, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पाटीदार अनामत आंदोलन था, ठीक है, वो सब जीती हुई बातें हैं, सब कुछ सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी 99 बैठक पर रुक गई थी और कांग्रेस को 77 मिल गया था। लेकिन उसमें भी अभी की जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो कांग्रेस के दिग्गज 77 थे, उसमें से भी 8-10 तो भी एमएलए वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की संख्या अभी 101 के ऊपर आसपास है। और फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो पाटीदार आंदोलन था वो वैसे अभी उनका इतना इम्पैक्ट भी नहीं रहा, क्योंकि जिस दिन या जिस समय ये पाटीदार आंदोलन हुआ था, उसी सभी लड़वैये जो भी थे वो आज किसी न किसी पार्टी में है, या फिर वो कांग्रेस में है, या भाजपा में है, या आम आदमी पार्टी में है। खास तौर से जो सबसे ज्यादा जुंजारू नेता थे, मेहता साहब एक बात समझाइए जी, मेहता साहब एक बात समझाइए। मुझे बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने भी पाटीदार नेताओं पर फोकस किया है, और बहुत सारे पाटीदार नेता जो पाटीदार अनामत आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, उसमें से कुछ लोग जो हार्दिक पटेल के अलावा जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। उस पर उनका फोकस है, आदिवासियों पर फोकस है। और कांग्रेस जो है इस बार थोड़ा सा क्या बैकफुट पर दिखाई देती है इस पूरे इलाके में? सर जी, उसमें भी थोड़ा यू टर्न आया है। आपने जिस बात का जिक्र किया वो सबसे शुरुआत में यही माहौल था। आम आदमी पार्टी ने 70% बैठक जो है वो पाटीदारों को दी है। वो तो अभी भी है, लेकिन दी है। और सॉरी, उसके पहले मतलब जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था, तब कांग्रेस
जो कि अभी उसकी रणनीति बता रही है कि खामोशी से आगे बढ़ना। लेकिन पहले ऐसा लगता था कि कांग्रेस सुषुप्त अवस्था में है, आम आदमी पार्टी एक एक ऐसी आशा और उम्मीद के साथ एक थर्ड फोर्स की तरफ गुजरात में आई है। और पहली बार ऐसा गुजरात के राजकीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को ऐसा लगा, जो मिडिल वर्ग के लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनको ऐसा लगा था कि कोई ऐसी पार्टी वाजिब पार्टी आई है जो हमारी बात सुनेगी भी और हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे कांग्रेस तो यह थी ही, लेकिन कांग्रेस तो 27 साल से तो सत्ता पर नहीं है, और न तो सत्ता पर है तो न वो सड़क पर भी आई है। देखिए, लोगों के साथ अटैचमेंट होना भी बहुत बड़ी बात होती है, ये कांग्रेस वाले नहीं कर पाए। इसलिए अभी भी कांग्रेस में जो भी लोग हैं, उसमें जो खुद के बलबूते पर जीतने वाले वो तो अवश्य जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट मिलने से कोई भी आदमी जीत सकता, ऐसी बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने 70% पाटीदारों को दी है टिकट, और ये भी एक मिला जुला समीकरण था, क्योंकि जब ये टिकट दी गई थी तब पाटीदारों के जो नेता थे सौराष्ट्र के, उनकी और भारतीय जनता पार्टी की अभी साठगांठ या तो कुछ मुलाकात हुई नहीं थी। इसीलिए अंडर करंट जिसको हम कहते हैं, तो हुआ यूं था कि पाटीदार समुदाय के दिग्गज लोगों ने ऐसा कहा था कि हम P4 पाटीदार, यही एक लॉजिक को कॉमन रखेंगे कि पाटीदार है, फिर वो कांग्रेस से हो, आम आदमी से हो या भाजपा से हो, हम पाटीदार को अवश्य जिताएंगे। और उसके पीछे की एक राज और रणनीति भी यही थी कि अगर सब लोग जीत पाते हैं और सरकार बनाने की नौबत आती है तो सभी पार्टी, मतलब जितने भी पाटीदार है वो एक हो जाए, वो भाजपा में है वो भी आम आदमी की तरफ आ जाए, कांग्रेस में है वो भी आम आदमी। साहब आपके पास में, ठीक है जी, मेहता साहब मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ नरेश वरिया साहब भी जुड़े हुए हैं सूरत से, दक्षिण गुजरात के बारे में उनसे समझते हैं। वरिया साहब, गुजरात का जो दक्षिणी गुजरात वाला हिस्सा है, खासतौर से सूरत का अगर जिक्र करें तो वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और गुजरात की जो 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनमें सबसे बड़ी एक अहमदाबाद के बाद सूरत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा, लगातार उसमें रहा। लेकिन पिछले दिनों जब पार्षद के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी की वहाँ पर एक ताकतवर एंट्री हुई। क्या आपको लगता है कि वो सब दक्षिण गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की तकदीर को परेशान कर सकता है, उनके पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसमें मुश्किल कर सकता है, या आम आदमी पार्टी केवल जितना था हवा हवाई हो गई? द्विवेदी जी, यही इलाका है दक्षिण गुजरात का जिसने, जो आप गढ़ बोल रहे हैं बीजेपी का, उसी गढ़ ने बीजेपी की 2017 में सत्ता बचाई। 35 में से 25 सीटों बीजेपी ने यहाँ हासिल की, और सूरत शहर और जिला की जो 16 सीटें उसमें से तो 15 सीट पर बीजेपी यहाँ आई। और यही कारण है कि ये सूरत का पाटीदार और सौराष्ट्र का पाटीदार की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों कनेक्ट है, क्योंकि पाटीदार आरक्षण का जो भी आंदोलन हुआ उसके 2 केंद्र थे, सौराष्ट्र भी था, अहमदाबाद था और सूरत बहुत बड़ा केंद्र था। तो यहाँ की राजनीति में ऐसा लगता था कि 2015 में स्थानीय इकाई के चुनाव में जैसे पाटीदार आरक्षण अनामत की एक असर दिखी थी, क्योंकि जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जहाँ पाटीदार इलाकों से वहां उनको सीटें नहीं आती थी, वो वहां से भी पार्षद चुने गए। तो फिर ऐसा लगता था कि विधानसभा चुनाव में भी इनकी असर दिखेगी। हालांकि 6 ऐसी सीटें हैं पाटीदार बहुल की, लेकिन एक भी सीटें कांग्रेस के हाथ में नहीं आई, सभी सीटें बीजेपी के हाथ में आई। और जब 2021 में अभी चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में उन्हें स्थानीय इकाई चुनाव में अपने जोश लगाया था, लेकिन उनको सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा वो सूरत में रहा। सूरत से उनको 27 सीटें मिली और 27 पार्षद चुने गए। मैं समझता हूं कि यहीं से आम आदमी पार्टी को गुजरात में जोर शोर ने आने का उनको एक नजरिया मिला, एक यहाँ से मजबूती मिले, ऐसा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मिला। और इसकी वजह भी हमें शायद पाटीदारों से ही जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जो जहां से जो 27 पार्षद चुने गए वो 27 से 27 पार्षद पाटीदार बहुल इलाके से थे। तो अभी इसी बार भी जो आम आदमी पार्टी कहीं भी दिखती है साउथ गुजरात में,
आदिवासी ज्यादातर यहाँ इलाका है। 27 जो आदिवासी अनामत सीटें हैं पूरे गुजरात की, उससे 14 सीटें है, 14 सीटें ये साउथ गुजरात में आती है। तो वहीं पर वहां तो इनका इतना नहीं है, लेकिन पूरा उसका ध्यान भी केंद्रित है तो पाटीदार इलाके में ही है। और उसी ने रणनीति भी ऐसे बनाई है, जैसे उनके जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, वो भी कतारगांव यहाँ की एक कंस्टिट्यूएंसी है, बैठक है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे पाटीदार एजिटेशन में जो समिति बनी थी, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, जिनको शॉर्ट में पास कहा जाता है, उनके दो कन्वीनर भी आखिरी दिनों में चुनाव की घोषणा उससे पहले वो भी आप में जुड़ गए। वो भी दोनों कैंडिडेट है यहाँ सूरत से। तो यही नहीं, एक ताज्जुब की बात है कि जो पूरा उसका संगठन है, मनोज सोरठिया, वो भी संगठन महामंत्री भी सूरत से लड़ रहे हैं। सूरत इकाई का जो प्रमुख है वो भी सूरत की एक सीट से यहाँ पे चुनावी रण मैदान में है। तो पहले पाटीदार केंद्रित ही आम आदमी पार्टी ने नीति बनाई। वैसे भी गुजरात की एक राजनीति में हम पाटीदार एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, उसको माने या ना माने उसकी हम अवगणना नहीं कर सकते। तो यही उन्होंने नीति बनाई। जैसे गुजरात में सत्ता पलटाई हुई, कांग्रेस खत्म हो गए, बीजेपी यहाँ। छोटा सा ब्रेक का वक्त जी। बरिया साहब आपके पास आता हूं मैं। हमारे साथ मेहुल भी जुड़े हुए हैं, जगदीश मेहता साहब भी जुड़े हुए हैं और नरेश बरिया साहब भी जुड़े हुए हैं। गुजरात की राजनीति को बारीकी से समझने के लिए इन तीनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत जाते हैं, तुरंत लौट के आते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि गुजरात जीतेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात के विधानसभा चुनावों की। विधानसभा चुनावों को, और अगर चुनावों को समझना है तो ग्राउंड जीरो पर आना होगा। ग्राउंड जीरो पर आने के लिए हम पहुंच गए हैं मोरबी। गुजरात से, अहमदाबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 1116 किलोमीटर दूर। 30 अक्टूबर को जो झूलता ब्रिज गिरा था, उसके बाद मोरबी में सन्नाटा था। लेकिन अब मोरबी में सवाल उठने लगे हैं, राजनेताओं से सवाल किए जा रहे हैं। इस सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि जो पहले चरण का चुनाव है उसका क्या अर्थमेटिक है, क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है और कैसे मैथमेटिक्स हो रही है। 89 सीटों पर, 89 सीट्स पर पहले चरण में, यानी 1 दिसंबर को चुनाव होना है। गुजरात में 182 कुल सीटें, उसमें से 89 सीट्स जो हैं वो पहले चरण में हो रही हैं, जिसमें 54 सीटें यानी 54 सीट्स हैं सौराष्ट्र और कच्छ की और 35 सीटें हैं दक्षिण गुजरात की। इस बार एक बार इस गणित को समझ लेते हैं, फिर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीश मेहता साहब, नरेश बरिया साहब और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेहुल जाला साहब। आप आराम से समझिए एक एक सीट का हिसाब। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब भी बात गुजरात की आती है तो नरेंद्र मोदी का नाम जरूर आता है, क्योंकि वो गुजरात ही था जिसने नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता पर काबिज कराया। ऐसे में जब भी गुजरात में चुनाव मंच सजता है तो सबकी नजर मोदी पर ही जाती है। देश में अगले लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन इससे पहले गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव देश की राजनीति के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी गुजरात के मॉडल से बीजेपी ने पूरे देश में सिक्का जमाया है। राजनीति के सभी पंडित इन चुनाव पर टकटकी लगाए बैठे हैं। लगातार 27 साल से गुजरात में बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में विपक्ष, खासकर कांग्रेस, यहां सत्ता में आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी 27 साल के बीजेपी राज को ललकार रही है। गुजरात को क्षेत्र रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला सौराष्ट्र कच्छ, दूसरा दक्षिण गुजरात, तीसरा मध्य गुजरात और चौथा उत्तर गुजरात। चुनाव भी इसी हिसाब से होते हैं। इस बार गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 दिसंबर को इन 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर बात करें सौराष्ट्र की तो इसमें 11 जिले हैं, जिनमें कुल सीटों की बात की जाए तो 48 है। वहीं कच्छ की बात की जाए तो इस जिले में 6 सीटें हैं, यानी सौराष्ट्र और कच्छ में 54 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिण गुजरात की। दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में कुल 35 सीटें हैं। सौराष्ट्र को गुजरात की राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है। सौराष्ट्र में सबसे बड़ा फैक्टर ग्रामीण वोटर है। पाटीदार समाज की इस इलाके में अच्छी खासी पैठ है।
वही आदिवासी वोटर भी इस इलाके में काफी हैं। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला राजकोट है, जिसमें 8 सीटें हैं। इसके बाद भावनगर का नंबर आता है, जिसमें 7 सीटें हैं। सुरेंद्रनगर में 5, जामनगर में 5, अमरेली में 5, जूनागढ़ में 5, गिर सोमनाथ में 4, मोरबी में 3, द्वारका में 2, पोरबंदर में 2, बोटाद में 2 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण गुजरात की बात करें तो यहां का सबसे बड़ा जिला सूरत है, जिसमें 16 सीटें हैं। भरूच में 5, वलसाड़ में 5, नवसारी में 4, नर्मदा में 2, तापी में 2 और डांग की 1 विधानसभा सीट पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में सौराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 2002 में पहली बार यहीं की राजकोट 2 सीट से पीएम मोदी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन के चलते पटेल बहुल सौराष्ट्र क्षेत्र में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और कांग्रेस को फायदा मिला था। सौराष्ट्र कच्छ के इलाके की कुल 54 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें ही मिली थी, कांग्रेस को 30 और अन्य को 1 सीट मिली थी। जबकि 2012 के चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में 35 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो डायमंड सिटी सूरत बीजेपी का गढ़ रही है। दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अकेले सूरत की 16 सीटों में से 15 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 70 महिलाओं समेत कुल 788 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सर्वाधिक 339 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी 89 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 6 महिलाओं समेत कुल 89 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 88, बहुजन समाज पार्टी ने 57 और ऑल इंडिया मजलिस एहतियात उल मुस्लिमीन ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अब जब आखिरी 7 दिन का समय रह गया है तो हर दल अपने अपने तरीके से प्रचार में जुट गया है। मुख्य लड़ाई बीजेपी कांग्रेस और आप के बीच लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत था। आपने देखी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट थी पहला जो फेज है, जिसका 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है, उसकी मैथमेटिक्स की। लेकिन अब इसकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा मैथमेटिक्स में। हमारे साथ जगदीश मेहता साहब भी जुड़े हुए हैं, नरेश वारिया साहब भी सूरत से जुड़े हुए, और मेहुल झाला जो मेरे सहयोगी हैं वो भी जुड़े हुए। मेहुल, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीट्स मिली, यानी वो करीब करीब सरकार बनाने तक पहुंच गई थी, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्किल जगह पर 99 के फेर पर रोक दिया था। तो इस बार लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस ज़्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, कांग्रेस जो साइलेंटली चुनाव प्रचार में जुड़ी हुई है, बिना किसी शोर बकोर के, और किसी बड़े दिग्गज जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर पूरे चुनाव को खींचे जा रहे हैं, ऐसा उनकी विपक्षी पार्टियां भी गुजरात की मान रही है। जनता भी देख रही है कि अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन में 4-4 रैलियाँ की, उसके बाद मंगलवार छोड़ दिया, फिर आज बुधवार को 4 रैलियाँ की, कल गुरुवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रहेंगे, और 27 और 28 फिर गुजरात में आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 35 जितनी जनसभा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में कर सकते हैं। ये पूरी जो स्थिति बनी हुई है, पिछली बार जो कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी, और उसके साथ साथ तकरीबन 11 से 12 विधायक कांग्रेस के वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी ने क्रॉस वोटिंग भी की थी राज्यसभा चुनाव में, जब अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे, तो शायद ये वजह लग रही है। और दूसरा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से सुपड़ा साफ मिला सौराष्ट्र में, वोटिंग के बाद सबकी निगाहें साउथ गुजरात पर थी कि अगर सूरत पाटीदार बहुल का जो एक बड़ा इलाका है, जो 2-3 सीटें हैं, वहाँ पर अगर टेबल टर्न हो जाता और कुछ आदिवासी क्षेत्र में 3-4 सीटों का फर्क पड़ जाता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। पर
ये किस्मत के धनी हैं, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि सूरत पूरा जो वराछा, कतारगाम और करंज जो विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई। कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और 77 सीट पर सिमट गई कांग्रेस। हालांकि बीजेपी को इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ, जबकि वो भी 150 प्लस का टारगेट लेकर 2017 के चुनावी मैदान में उतरे थे। यही अमित शाह थे, वो कह रहे थे कि 150 प्लस से हम विधानसभा क्षेत्र की ये कामयाबी फतह करेंगे। मेहुल, सूरत में और दक्षिण गुजरात में क्या हुआ और अब क्या होगा इसकी बारीकी तो नरेश वारिया साहब से समझेंगे, लेकिन जगदीश मेहता साहब एक बात समझनी है। मेहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं 30 से 35 सभाएं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो हारी हुई सीटों पर भी फोकस कर रहे हैं और लगातार पूरा का पूरा जिम्मा चुनाव का नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री जी पर है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल पहले पूरे घर के बदल डाले थे मोदी जी ने, यानी विजय रूपानी समेत पूरी कैबिनेट बदल गई और एक फर्स्ट टाइमर एमएलए को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसका मतलब वहाँ पर लीडरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट है। तो सर समझाइए, अगर नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट हैं तो 2019 के चुनावों में तो 26 सीटें आपने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और उसकी 162 सीटें बनती है विधानसभा में जहां बीजेपी को बढ़त मिली। तो फिर क्या चुनाव बचा? 162 सीटें कितनी कम करेंगे आप गुजरात में इस बार? देखिए विजय जी, नरेंद्र मोदी के बारे में अगर सौराष्ट्र में फिलहाल कहा जाए तो हमारे काठियावाड़ में एक दोहा है, दोहा, बाकर बच्चा सो ये बिचारा, सिंहण बच्चू एक एके हजारा। वो पूरा का पूरा जो इलेक्शन का भार जो है, या तो सब कुछ जो है वो अपने कंधे पे लिए, जैसे कि महल जी ने कहा, ठीक ही कहा है। आपने कहा कि फिलहाल वो 162 विधानसभा सीट को कवर कर सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? देखिए, पहली बार, मैंने इसके पहले भी कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुद्दे की राजनीति पे बात करने आई, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। और वो जो मुद्दा जो है वो क्या है, वो मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों और गरीब लोगों को ज्यादातर आकर्षित करने वाले मुद्दे थे। तो इसीलिए एक पूरा का पूरा डाइवर्ट हुआ मानस, पूरा जनमानस डाइवर्ट हुआ अपने आप। वो उसका जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रहे हैं, ऐसा उनका प्रचार वो था नहीं। 1, 2 बार, 3 बार कभी आए थे केजरीवाल और सभा करके गए, लेकिन उनका जो मुद्दा था, यानी वो मुद्दा ऐसा था कि पूरे सौराष्ट्र में, अगर मैं बात करूं, गुजरात का भी हो ही सकता है, लेकिन मैं यहाँ सौराष्ट्र कच्छ की बात करूं तो जो हमारे दिल में जो बात थी वो बात शायद केजरीवाल ने पकड़ ली। उन्होंने फ्री में जो बात की, मतलब सभी योजनाएं जो थी, शिक्षण की उच्च स्तर की बात की, ये सभी जो मुद्दे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात थी, 500 रुपए में रांधन गैस का सिलेंडर देने की बात थी, महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात थी, बेरोजगार जो होगा, अशिक्षित बेरोजगार होगा उनको भत्ता देने की बात थी। ये सभी बातें तो आम लोगों के बीच में वैसे भी चर्चित थी। कैसे भी करके ये जो केजरीवाल ने किया, तो सब लोगों को ऐसा लगा कि हमें जो बात दिल में लग रही है, हमारे मन की बात उन्होंने छीन ली या तो फिर झील ली, यानी उसका अच्छा प्रत्युत्तर दिया। तो इसी हिसाब से पूरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और ये हमारा ही नहीं, यानी मीडिया का ही नहीं, यहाँ के जो गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियां जो होती हैं, उनका भी यही रिपोर्ट था कि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रचार या तो प्रसार नहीं किया गया तो बहुत उलटफेर हो सकता है। इसीलिए कारपेट बॉम्बार्डिंग, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, और स्वयं बड़ा प्रधान 30-35 सभाएं लेकर के पूरे भारत के जो भी दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने यहाँ उतारा है। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो अभी आया है, अभी कुछ ही दिनों में आया है, वो ट्विस्ट ये है कि रहस्यमय तरीके से आम आदमी पार्टी सेटबैक में आ गई है। यानी जो पहले फ्रंट पेज पर थी, फ्रंट फुट पर थी, अभी वो थर्ड फ्रंट आ गई है। क्यों हुआ वो भी पता नहीं। और ये भी आपको बता दूं कि न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका प्रचार कम हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया, जो कि वो उनकी सोशल मीडिया की ही प्रोडक्ट है ये आम आदमी पार्टी, अगर माना जाए तो सोशल मीडिया में भी पता नहीं क्यों ये सबसे बहुत बड़ी, मतलब
जिसको माना जाए अकल्पनीय बात है कि सोशल मीडिया में भी उसका प्रचार नहीं हो रहा है। और सौराष्ट्र में क्या हुआ, 48 बैठक जो है, तो 48 सीट पर अभी पूरा का पूरा खाली है। मतलब आम आदमी पार्टी का न तो बहुत बड़ी सभाएं हो रही है, न तो कभी रणनीति हो रही है, न कभी कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ राजकोट में इंद्रनील राजगुरु जो आम आदमी पार्टी में गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए। तो आम आदमी पार्टी का वैसे भी इलेक्शन के पहले ही सफाया हो गया, ऐसी स्थिति अभी लग रही है। और सब लोग यही, हमारे मीडिया में भी यही चर्चा हो रही है कि ये सब एकाएक ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी जो है आम आदमी पार्टी की रणनीति वो फ्लॉप हो गई। इस पर चर्चा करते हैं। नरेश वारिया साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि जो बात हो रही है कि सूरत ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार दिलाने में मदद की, जो चूकते बच गई थी। सौराष्ट्र ने तो घंटाधार कर दिया था। वारिया साहब शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेहुल, एक बात समझाओ मुझे कि सूरत का दक्षिण गुजरात ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बचाया, क्या आपको लगता है इस बार भी वही जो है सरकार बनाने में मदद करेगी? बिल्कुल, चूँकि CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब से उन्होंने कमान संभाली, तब से सौराष्ट्र को कम से कम उनका प्रभुत्व सरकार में बने, उस तरह का मतलब उनका रवैया रहा। ऐसे में कोविड आ गया, और कोविड काल के दौरान 5 केंद्रीय मंत्रियों ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर रथ यात्रा निकाली। और लोगों नरेश साहब हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं। नरेश साहब, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो मुझे समझाइए कि क्या दक्षिण गुजरात इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा सरकार बनाने में या सरकार बचाने में? द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि इतिहास दोहराएगा और इसी बार भी दक्षिण गुजरात में बीजेपी को बढ़ती रहेगी। शायद एक जो पाटीदार इलाका है सूरत का, जो पार्टी आम आदमी पार्टी केंद्रित कर रही है अपना ध्यान, वहां कुछ उनको नुकसान हो, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी ने पिछली साल जो गंवाई थी पिछले चुनाव में सीटें, मुझे लगता है इस बार वो कवर हो जाएगी। भरूच डिस्ट्रिक्ट में भी एक सीट जम्बूसर की थी, पिछले चुनाव में नहीं आई थी, तो वो इस बार कुछ ऐसा इक्वेशन बनाया तो वो भी शायद आ जाएगी। तो इस बार भी बीजेपी को अच्छे से अच्छा जो उनका मजबूताई थी साउथ गुजरात में वो बरकरार ही रहेगी। कुछ इतना नुकसान बीजेपी को यहाँ झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ है, ग्रामीण इलाके में भी कांग्रेस है, लेकिन इतना जोर नहीं डाल रहे। जैसे हमको पता है कि राहुल गांधी, सब पार्टियों के नेता यहाँ आ रहे। राहुल गांधी अभी आए, एक सभा करके आदिवासी इलाके में करके गए, बाकी उनका कुछ यहाँ ऐसे नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो पिछले साल का जो उनका रिकॉर्ड रहा है साउथ गुजरात में, वही बरकरार रहेगा। और पाटीदार क्षेत्र की तो बात है, तो वहीं थोड़ा बहुत उनको असर रहेगा आम आदमी पार्टी का। कांग्रेस का तो शहरी इलाके में मुझे नहीं लगता कि कोई वो कुछ अपना खाता भी खुला सके इस बार भी सूरत शहर में। नरेश जी, एक छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, वक्त कम है, समय खत्म हो रहा है। एक छोटा सा जवाब चाहिए। यदि फर्स्ट पेज का चुनाव देखें तो उसमें पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 3 कौन होगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में आपकी राय में? पार्टी नंबर बीजेपी 1 रहेगी, दूसरे स्थान पर कांग्रेस रहेगी और तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी। सौराष्ट्र में कुछ गेन करेगी बीजेपी? मुझे पूछ रहे? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, सौराष्ट्र में कुछ गेन करेगी बीजेपी? हाँ जरूर। नहीं, फायदा होगा? ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछली बार 3 जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, वो जूनागढ़, अमरेली और मोरबी। इसी बार भी कुछ टिकट बंटवारे में भी थोड़ा प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए कांग्रेस का वहां वजूद है, वो भी अमरेली डिस्ट्रिक्ट में तो रहेगा ही। 5 बैठकें वहां कांग्रेस के कैंडिडेट काफी अच्छी मात्रा से जीत सकते हैं हालत है। एक जूनागढ़ में थोड़ा उसने सोशल जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग किया है, तो जूनागढ़ में 3 बैठक 5 पे से मिल सकती है, यानी थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। 12-15 बैठक जो गंवाई थी उसमें से वो कम से कम 7-8 बैठक भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी नंबर 1, 2, 3 पर रहेगी? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी नंबर 1, नंबर 2 कांग्रेस और नंबर 3 आम आदमी पार्टी।
तो मतलब 27 साल में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है बीजेपी सरकार के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, इसलिए रही है क्योंकि ये हर हमें 2400 कलाक रहते हैं जनता के बीच में, तो जो कुछ भी उनको कहना होता है सब लोग, देखिए हमें हमारा दुख अगर किसी को कहना है तो ऐसा कोई समझा तो चाहिए, वो दुख मिटा ना पाए लेकिन हमारी बात तो सुने। ये भारतीय जनता पार्टी में यही एक खूबी है कि वो 2400 घंटे 2400 कलाक हमें मिलते जुलते रहते हैं, हमें यानी नागरिकों को। और कांग्रेस जो है, जो शिकार करने के लिए जैसे शेर निकलता है अपनी गुफा से, ऐसे चुनाव के वक्त निकलते हैं, तो वैसा उसका कोई मतलब नहीं है। और आम आदमी पार्टी, जो कि मैंने पहले बताया कि एक उभार था सबसे पहले, लेकिन क्यों रहस्य में मालूम नहीं क्या हो गया कि अभी उसका मतलब पूरा का पूरा अपने आप ही अपने समेट लिया उसने, ऐसा लग रहा है। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का यहाँ कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। मेहुल, आप समझाइए, आखिरी जवाब आपसे चाहता हूँ। सूरज उगता है तब आप शुरू हो जाते हैं रिपोर्टिंग करना, गुजरात में घूमना, और शाम को सूरज भले ही ढल जाता है, आप नहीं थकते। तो मुझे बताइए कि गुजरात के फर्स्ट फेज के चुनाव का नतीजा क्या है? देखिए, जितनी उम्मीद और अपेक्षाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरी है, शायद वो उनकी उम्मीद पर खरा न उतरे। क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि उत्साह में ज़्यादा और विश्वास में कम। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भले 150 प्लस की बात करे, ठीक उसी तरह बात कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ये दावा कर रही है 125 प्लस जीतेगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, प्रियंका गांधी का भी दौरा बन रहा है, मनीष तिवारी आज पहुंचे हैं अहमदाबाद। पर ये जो है ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या एक दो सभा में आ जाके लोगों को कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे साहब के साथ भाषाई समस्या है कि वो क्या उनका उच्चारण रहेगा, किस तरह से वो कन्विंस करा पाएंगे। तो केवल उनके पास 8 मुद्दे हैं जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी से मिलते जुलते मुद्दे हैं। फ्री बिजली की बात है, प्रधानमंत्री ने जिसे रेवड़ी कहा था आम आदमी पार्टी की जो सारे एजेंडों को, ठीक उसी तरह का एजेंडा कांग्रेस का भी है। ज़्यादातर दोनों में कोई अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी इस खेल को बिगाड़ सकती है इस बार? आम आदमी पार्टी कुछ क्षेत्र में, जैसे हमारे सहयोगी नरेश ने कहा, जैसे जगदीश भाई ने कहा, कुछ बैठकों पर ऊपर नीचे कर सकती है। इससे फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए कांग्रेस बार बार कह रही है कि ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की टीम बी टीम। कांग्रेस की टीम में कोई नहीं है। मुझे ये बताइए, छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए मुझे, कि 99 के फेर से आगे निकल जाएगी बीजेपी? तो पिछली बार 99 थे। ज़्यादा लंबे फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, पर 105-10 तक हो सकता है। उससे ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों जो कांग्रेस का आरोप है कि दोनों टीमें बी टीम है, आम आदमी पार्टी और, ठीक है, तो ये कुछ उलटफेर कर सकता है। बाकी ज़्यादा कोई ये नहीं लगता कि अब चुनाव जब वोटिंग बूथ पर जाएंगे तब जो उनके दिल में होगा वही सीधे वोटिंग बूथ पे जाएगा। मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगदीश मेहता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नरेश वारिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमने मोरबी में, जहाँ से गुजरात की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कल दिन भर मोरबी को समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारे विद्वानों का रिकॉर्ड है वो कहता है भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर, कांग्रेस नंबर 2 पर, आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर। लेकिन ये विद्वानों की राय है, जनता की राय कभी कभी अलग भी हो जाती है। इसलिए जनता को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हर दिन जब तक चुनाव होगा, ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज इंडिया को। इजाज़त दीजिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।